हेलो दोस्तों, वेलकम इन JBL। यहाँ रेगुलरली बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड के नोवेल एक्सप्लेनेशन की वीडियो यह चैनल पर अपलोड होंगी। सो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको आने वाली नई वीडियो पहले मिल सके। तो आज हम बात करेंगे सीजन 6 में एपिसोड 53 के पार्ट पे। अब आगे साम्राज्य के भीतर काफी मजबूत गुट रखने वाले कुछ नेताओं के चेहरे स्तब्ध हो गए जब उन्होंने उस दिशा में देखा जहां से दहाड़ने की आवाज आई थी। हालांकि अल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्रमुख फार्मा के अलावा अन्य लोगों के पास तीव्र इंद्रियां नहीं थीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें उस व्यक्ति को पहचानने में कठिनाई हुई जो आया था। हालांकि यह मामला था दहाड़ में निहित राजसी डूक्यूई के कारण उनकी अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। इस प्रकार की ताकत कुछ ऐसी थी जिसकी तुलना शाही शहर के पुराने राक्षस जिया जिन तियान से भी नहीं की जा सकती थी। जियामा साम्राज्य में इतना ताकतवर व्यक्ति कब से प्रकट हो गया? स्पष्ट गर्जना बिल्कुल गड़गड़ाहट की तरह थी जो लुढ़कती और आती। सबके मन में संदेह तब कौंधा जब अचानक राजधानी के बाहर से चांदी के रंग की बिजली चमकी। चांदी के रंग की इस बिजली की गति इतनी तेज थी कि वह भयावह थी। यहाँ तक कि कुछ संभ्रांत डुवैन भी केवल चांदी की चमक को स्पष्ट रूप से देख सकते थे और आकाश में गायब हो सकते थे। उनके दिलों में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। चांदी की चमक आकाश में दौड़ गई। कुछ ही देर में इसकी शूटिंग शहर के बाहर से लेकर अंदर तक हो गई। अंत में चमक चमकी और एक मानव आकृति जो पूरी तरह से हरे रंग की लौ में ढकी हुई थी, भूत की तरह आकाश में युद्ध के मैदान में दिखाई दी। वह जिस स्थान पर कब्जा कर रहा था वह आश्चर्यजनक रूप से हाई बोडोन के सामने था। आकाश में उस आकर्षक जेड हरे रंग की आग की आकृति दिखाई देने के बाद ही नीचे शहर भर के लोगों ने चिंतित होकर चिल्लाना शुरू कर दिया। स्थिति को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि क्षण भर पहले की स्पष्ट दहाड़ इसी रहस्यमय व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई थी। इसके अलावा जिस स्थान पर वह खड़ा था वहां से ऐसा लग रहा था कि वह हाई बोडोन की मदद करने के लिए यहाँ आया था। हालांकि इसका वर्णन करने में कुछ समय लगा, लेकिन स्पष्ट दहाड़ की आवाज से लेकर हाई बोडोन के सामने रहस्यमय जेड हरे अग्नि व्यक्ति की उपस्थिति तक केवल 2 से 3 सेकंड ही बीते थे। युनडू और 3 अन्य की क्रूर मुट्ठी हवा में उतार चढ़ाव के साथ हाई बोडोन के सामने आने के बाद भी हिंसक रूप से आ रही थी। जेड हरे रंग की अग्नि में मानव आकृति की उपस्थिति ने तुरंत हाई बोडोन के चेहरे को स्तब्ध कर दिया। उसने अपने शरीर को हिलाया और पाया कि युनडू और 3 अन्य लोगों ने उस पर लगा ताला अनजाने में खोल दिया था। तुरंत समझ में आने से पहले वह एक पल के लिए चौंका। ये हरकत उसके सामने मौजूद रहस्यमय शख्स ने की थी। हालांकि इस समय स्वाभाविक रूप से उनके पास दूसरे पक्ष की उत्पत्ति के बारे में पूछताछ करने का समय नहीं था। वह केवल जोर से चिल्ला सका, मित्र, उनके आक्रमण से सावधान रहो। हाई बोडोन के जोरदार रोने के सामने जेड हरी आग की आकृति नहीं घूमी। आप वास्तव में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के मामलों में हस्तक्षेप करने का साहस करते हैं। तुम मौत की तलाश में हो। जेड हरे रंग की अग्नि मानव आकृति की अचानक उपस्थिति ने युनडू और अन्य लोगों को भी चौंका दिया। हालांकि उन्हें जल्दी ही दूसरे पक्ष के इरादे का पता चल गया और उनके चेहरे तुरंत उदास हो गए। जैसे ही ठंडी चीख सुनाई दी, उन चारों की संयुक्त शक्ति वाली मुट्ठियों की आभा तुरंत बढ़ गई। तेज तेज हवा की गुनगुनाती आवाज पूरे शहर में गूंज उठी, जिससे किसी के कान के पर्दे में चुभने वाले दर्द की लहर महसूस हुई। जिस हमले में 2 डहुआंग और 2 डवैन की पूरी ताकत इकट्ठा हो गई थी, उसमें ऐसी ताकत थी कि जियाजिन तियान भी उससे बच नहीं सकता था। हालांकि वह हरे रंग की लौ वाली मानव आकृति आकाश में बनी रही। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी, लेकिन वे हिले नहीं। देखने से ऐसा लग रहा था कि वह 4 लोगों से सीधे हमला करने का इरादा रखता था। जब उन्होंने उसकी हरकतें देखी तो नीचे के शहर से तुरंत कई विस्मयादिबोधक गूंजने लगे। यहाँ तक कि हाई बोडोन और उन विशेषज्ञों के हाव भाव भी थोड़े बदल गए जो राजधानी में कुछ स्थानों से इस जगह का निरीक्षण कर रहे थे जब उन्होंने इस रहस्यमय व्यक्ति की हरकतें देखी। इस व्यक्ति ने पहले जो भयावह गति दिखाई थी उससे स्पष्ट है कि उसके लिए इस हमले से बचना मुश्किल नहीं था। हालांकि उन्होंने फिर भी इसे सीधे तौर पर प्राप्त करना चुना। तेज मुट्ठी की चमक जिसने युडू और 3 अन्य लोगों की पूरी ताकत इकट्ठा कर ली थी, 10 मीटर के दायरे में हवा में बिखर गई और राजधानी से अनगिनत निगाहों के नीचे एक निर्वात क्षेत्र बन गया। जहां भी मुट्ठी की चमक गुजरती थी, हवा सभी दिशाओं में भाग जाती थी, जिससे यह स्थान अत्यंत विकृत दिखाई देता था। जब भयानक चमकती मुट्ठी उसके शरीर के पास आने वाली थी तो जेड हरे रंग की आग वाले व्यक्ति ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसकी मुट्ठी धीरे धीरे फैली हुई थी। आखिरकार उसकी बाह की हड्डियां कांपने लगी और बेहद कम समय में एक भयावह शक्ति तेजी से एकत्रित हो गई। आखिरकार यह अचानक धीमी और गहरी चीख के बीच फूट पड़ा। ऑक्टेन ब्लास्ट, टकराना। दोनों मुट्ठियां हिली और अनगिनत छोटी छोटी आंखों के सामने अचानक टकरा गईं। सब कुछ क्षण भर के लिए शांत हो गया था, इससे पहले कि अचानक गड़गड़ाहट जैसा विस्फोट आकाश में गूंज उठा। हवा की एक लहर समुद्र की लहर की तरह तुरंत सभी दिशाओं में बह गई। अनगिनत निगाहों के सामने संपर्क में आते ही मुट्ठियां अलग हो गईं। युनडू और विपरीत दिशा के अन्य 3 रेत के बोरे की तरह थे जो पूरे शहर में हैरान लोगों की आंखों के सामने उड़ गए थे। अपने शरीर को कुछ हद तक दयनीय तरीके से स्थिर करने से पहले वे 100 फीट से अधिक पीछे उड़ गए। जब वे खड़े हुए तो उनके हाथों की आस्तीनें तुरंत फट गईं। स्पष्ट रूप से युनडू और 3 अन्य न केवल इस टक्कर में लाभ हासिल करने में असफल रहे, बल्कि वे रहस्यमय आदमी की मुट्ठी में बुरी तरह पराजित भी हुए। इस वक्त पूरा शहर बिल्कुल खामोश था। भले ही वह प्राइमर कबीले की जागीर हो जो झगड़ों से भरी हुई थी या कोई अन्य जगह, हर कोई स्तब्ध चेहरों के साथ आसमान की ओर देख रहा था। कुछ क्षण पहले का दृश्य उन्हें स्वप्न जैसा अनुभव करा रहा था। 2 डुहुआंग और 2 डुहुआन के संयुक्त हमले को अपनी ताकत से कुचलना। यह संभावना थी कि इतने बड़े जियामा साम्राज्य में केवल युनशान के पास ही इतनी ताकत थी।
फिर भी यह बेहद स्पष्ट था कि यह रहस्यमय व्यक्ति युनशान नहीं था। उस मामले में यह रहस्यमय विशेषज्ञ कौन था जो पूरी तरह से आग की लपटों में लिपटा हुआ था? इस समय ऐसे अनगिनत लोग थे जो इस रहस्यमय व्यक्ति की पहचान का अनुमान लगाने में अपना दिमाग लगा रहे थे। दुर्भाग्य से उनके प्रयासों का कोई फायदा नहीं हुआ। हाई बोडोंग ने भी स्तब्ध भाव प्रकट किया जब उसने कुछ ही दूरी पर जलती हुई मानव आकृति को देखा। इस शहर में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन आखिरकार युनडू की कुछ तेज डरावनी आवाज से यह सन्नाटा टूटा। आप कौन हैं? कृपया हमें अपना नाम बताएं। युनडू और अन्य 3 लोगों ने एक दूसरे से नजरें मिलाईं। उनकी आंखों में सदमा था। पहले बिजली जैसे संपर्क के बाद वे स्पष्ट रूप से अनुमान लगाने में सक्षम थे कि उनके सामने आग की आकृति में एक ताकत थी जो निश्चित रूप से शाही शहर में पुराने राक्षस जियाजिन तियान से भी अधिक भयावह थी। ऐसा क्यों था कि उनका मिस्टी क्लाउड संप्रदाय इस बात से पूरी तरह अनजान था कि जियामा साम्राज्य के भीतर इतना शक्तिशाली व्यक्ति प्रकट हुआ था? ठीक है, 3 साल तक नहीं मिलने के बाद यह वास्तव में अप्रत्याशित है कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय अभी भी संख्याओं के साथ दूसरों को धमकाने में माहिर है। आकाश में मानव आकृति को कवर करने वाली आग की लपटों ने अंततः स्पष्ट हंसी छोड़ी। जलती हुई मानव आकृति से हंसी सुनकर अनगिनत लोग चौंक गए। यह आवाज सुनकर उन्हें यकीन हो गया कि यह रहस्यमय व्यक्ति ज्यादा बुरा नहीं है। हालांकि जब यह हंसी याफी और जियोडिन के कानों में पड़ी, जिन्होंने नीचे जागीर में अपना सिर उठाया था, तो इससे उन दोनों के शरीर अचानक अकड़ गए। उन्होंने अपना मुंह थोड़ा चौड़ा किया और एक दूसरे पर नजर डालने के लिए धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। एक क्षण बाद वे दूसरे पक्ष की आंखों के भीतर से अविश्वास को उभरता हुआ देख पाए। एक बूढ़ा आदमी होने के नाते हाई बोडोन को स्वाभाविक रूप से उस आवाज के प्रति कुछ खास महसूस नहीं हुआ। हालांकि वह स्पष्ट रूप से एक परिचित एहसास को महसूस करने में सक्षम था। यह दोस्त, यह मत सोचो कि तुम लापरवाही से काम कर सकते हो सिर्फ इसलिए कि हम चारों तुम्हारे साथ कुछ भी करने में असमर्थ हैं। इस जियामा साम्राज्य में कोई भी नहीं है जो हमारे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को भड़काने की हिम्मत करे। युनडू की अभिव्यक्ति बहुत उदास हो गई थी क्योंकि जब उसने अग्नि आकृति की आवाज से उपहास सुना तो उसने कठोर आवाज में बात की। युनडू की ठंडी चीख सुनकर आग की आकृति ने एक बार फिर से धीमी हंसी छोड़ी। तुरंत सभी को एहसास हुआ कि उसके शरीर पर लगी हरे रंग की लौ धीरे धीरे गायब हो रही थी। वह शहर जहां अभी अभी निजी बातचीत छिड़ी थी, यह दृश्य देखकर एक बार फिर अजीब तरह से शांत हो गया। अनगिनत निगाहें बिना पलक झपकाए आसमान की ओर देखने लगीं। हर कोई यह जानने को उत्सुक था कि यह रहस्यमय विशेषज्ञ कौन है। निस्संदेह यह विचार केवल सामान्य लोगों का ही नहीं था। दोनों पार्टियां जो प्राइमर कबीले की जागीर में लड़ रही थीं, वे शाही शहर में अल्केमिस्ट एसोसिएशन, नालन कबीला, म्यू कबीला, इन सभी स्थानों के लोग बड़ी आंखों से आकाश की ओर देख रहे थे। आग की मानव आकृति पर लौ धीरे धीरे अनगिनत उग्रगर्म निगाहों की आंखों के नीचे गायब हो गई। उसके अंदर की पतली आकृति धीरे धीरे सबकी आंखों के सामने आ गई। हाफी के हाथों ने अनायास ही उसका मुंह ढक लिया। यह सचमुच वह है, वह वापस आ गया है। आखिरकार हल्की सी आवाज के बाद लौ पूरी तरह गायब हो गई। काले वस्त्र पहने वह युवक जो आकाश में एक भारी शासक ले जा रहा था, आकाश में लटका हुआ रहते हुए अपनी पीठ पर हरे रंग के अग्निपंख फड़फड़ा रहा था। के 3 साल हो गए। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय जियो कबीले से जियोयान आपका कर्ज लेने आया है। काले वस्त्रधारी युवक आकाश में लटका रहा। उनकी धीमी हंसी धीरे धीरे आकाश में गूंज उठी, जिससे शहर में हर किसी के चेहरे पर भाव पूरी तरह से जम गए। हंसी शैतान के श्राप की तरह राजधानी के हर कोने में गूंज उठी, जिससे हर किसी का शरीर अचानक अकड़ गया। वे बिल्कुल मूर्तियों की तरह हो गए, हिलने डुलने में असमर्थ हो गए। इस धीमी हंसी के तहत कई लोगों के चेहरे एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, इससे पहले कि अचानक विस्मयदिबोधक की लहरें फूटने लगीं। जियोयान, वह वही व्यक्ति है जिसने 3 साल पहले मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को उल्टा कर दिया था। क्या यह नहीं कहा गया कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय द्वारा पीछा किए जाने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी? बकवास। उन्हें केवल मिस्टी क्लाउड संप्रदाय द्वारा जियामा साम्राज्य से बाहर निकाला गया था। हालांकि यह वास्तव में अप्रत्याशित है कि वह इन 3 वर्षों में ही इतना मजबूत हो गया है। यह सचमुच बहुत भयानक है। ऐसा लगता है कि जियो कबीला मिस्टी क्लाउड संप्रदाय द्वारा नष्ट किया गया कबीला है। हाँ, तुमने सुना नहीं उसने अभी क्या कहा था? वह कर्ज वसूलने आया है। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय, ऐसा लगता है कि उन्हें रक्त ऋण चुकाने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। यह जियोयान 3 साल पहले मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को उल्टा करने में सक्षम था और यहाँ तक कि उनके पहले बुजुर्ग को भी मार डाला था। अभी उसके आक्रमण को देखने से यह स्पष्ट है कि यह 3 साल पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। पूरे शहर में निजी बातचीत बार बार फैलाई गई। थोड़े ही समय में यह सूचना पूरी राजधानी में फैल गई। आसमान में भारी रूलर उठाए काले लिबास वाला वह युवक 3 साल पहले एक बार फिर सबकी यादों में बस गया था। जिया लाओ ने शाही शहर के ऊंचे टॉवर से काले कपड़े पहने एक युवक को आकाश में अपने हरे रंग के अग्निपंख फड़फड़ाते हुए देखा। भले ही उसने पहले ही अपनी आभा के माध्यम से बाद वाले को पहचान लिया था, फिर भी शाही परिवार के इस संरक्षक ने जब जियोयान को सचमुच अपनी पहचान प्रकट करते देखा तो उसने एक लंबी आह भरी। उसकी दोनों आंखों में एक चमक उठी। वह मुस्कुराया और ऐसे बोला जैसे उसने कोई भारी बोझ उतार दिया हो। कितना अप्रत्याशित, कितना सचमुच अप्रत्याशित। दरअसल ये बंदा एक बार फिर लौट आया है। हाँ, संभावना है कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के लिए इस बार अपनी जंगली महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना इतना आसान नहीं होगा। पर दादा, वह है याओ। ये धीरे धीरे आकाश में उस व्यक्ति के सदमे से उबर गया जिसने युडू और 3 अन्य को एक मुक्के से हरा दिया था। जब वह बोल रही थी तो कुछ जाना पहचाना नाम सुनकर उसकी भौहें तन गईं। क्या आपको अभी भी अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग का यान जियाओ याद है?
जिया जिन तियान हंसे। याओ ये की आंखों में एक चमक चमक उठी। उन्होंने 3 साल पहले राजधानी के उस मशहूर शख्स को भी याद किया था। उसके सुंदर चेहरे पर सदमा आया, यह वास्तव में वही है। क्या उसे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय द्वारा जियामा साम्राज्य से बाहर नहीं निकाला गया था? के वह स्वाभाविक रूप से जाने के बाद वापस आ सकता है। जिया लाओ ने हंसते हुए कहा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। टीएस 3 साल पहले उसकी असली ताकत दादूशी जैसी ही थी। अब हालांकि पहले हस्तक्षेप करते समय उसने जो तीक्ष्णता और गति दिखाई थी, उससे यह संभावना है कि मैं भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जब याओ ये ने यह सुना तो वह तुरंत दंग रह गई। वह जिया जिंगतियान की ताकत के बारे में बेहद स्पष्ट थी। इस पूरे जियामा साम्राज्य में एकमात्र व्यक्ति जो उसे हरा सकता था, संभवतः मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का वह बूढ़ा व्यक्ति था। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे कैसे कहा जाए, युनशान एक विशेषज्ञ था जो कई वर्षों से प्रशिक्षण ले रहा था। फिर भी यह जियोयान केवल 20 वर्ष का था, एक संभ्रांत डू हुआंग जो केवल 20 वर्ष का था। यहाँ तक कि याओ ये के शांत दिमाग के साथ बस इस बारे में सोचने से वह क्षण भर के लिए अनुपस्थित हो गई। यह आदमी वाकई डराने वाला था। परदादा की आंखें सचमुच बहुत तेज थीं। सौभाग्य से हमने उससे कोई दुश्मनी हासिल नहीं की, याओ ये ने कहा। ओह, वास्तव में तब मैंने सोचा था कि यह व्यक्ति भविष्य में निश्चित रूप से असाधारण होगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह केवल 3 वर्षों के भीतर इस स्तर तक पहुंचने में सक्षम होगा। जिया लाओ ने आह भरी। जैसे ही उन्होंने कहा, उनके चेहरे पर तुरंत एक उत्साहपूर्ण अभिव्यक्ति उभर आई। हालांकि यह भी उतना ही अच्छा है। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय ने जियो कबीले को नष्ट कर दिया है और पहले से ही जियोयान के साथ अपूरणीय दुश्मन बन गए हैं। इस तरह जियामा साम्राज्य के पास जियोयान जैसा एक अतिरिक्त मजबूत व्यक्ति है। मुझे अब युनशान के बारे में अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। याओ ये याद रखें, आज का मामला खत्म होने के बाद जियोयान से संपर्क करें। कम से कम हमें उसे हमारे शाही परिवार के बारे में अनुकूल राय हासिल करने देनी चाहिए। जिया लाओ ने अचानक बोलने से पहले एक पल के लिए सोचा। याओ ये की आंखों में एक असामान्य चमक चमक उठी जब उसने काले कपड़े पहने, आकाश में हरे रंग के अग्निपंख फड़फड़ाते हुए युवक को देखा। इस व्यक्ति को वास्तव में स्वर्ग द्वारा समर्थित एक महान प्रतिभा माना जा सकता है। मेरा सुझाव है कि हम मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के हमले को दबाने के लिए तुरंत अपनी सेना को तैनात करें। हालांकि इस समय अभिनय को बर्फीले तूफान में लकड़ी का कोयला पहुंचाना नहीं माना जा सकता है। यह सब कुछ ठीक होने की प्रतीक्षा करने से बेहतर है। संभावना है कि उस समय अपनी सद्भावना दिखाने की कोशिश का असर बेहद कमजोर होगा। याओ ये ने धीरे से अपनी पलकें झपकाईं और सौम्य स्वर में बोली। हालांकि वह प्रभावशाली षड्यंत्र प्रदर्शित कर रही थी। जियामा साम्राज्य की महिला सम्राट के रूप में तैयार होने के लिए उसके पास स्वाभाविक रूप से एक ऐसा दिमाग था जिसकी तुलना एक सामान्य व्यक्ति से नहीं की जा सकती। यह सुनकर जिया जिंगतियान जानता था कि यदि वह ऐसे क्षण में भी अनिर्णय की स्थिति में रहेगा तो वह कुछ हद तक मूर्ख होगा। अब जबकि जियामा साम्राज्य के पास जियोयान जैसा एक मजबूत व्यक्ति था, तो उनके पास जीत की कुछ संभावनाएं होंगी, भले ही उन्हें भविष्य में युनशान के साथ लड़ना पड़े। जब याओ ये ने जिया जिंगतियान को अपना सिर हिलाते हुए देखा तो वह तुरंत खुश हो गई। उसने तुरंत कोई भी बकवास बोलना बंद कर दिया और तुरंत आदेश देना शुरू कर दिया। अल्केमिस्ट एसोसिएशन में फामा ने एक सांस छोड़ी जो उसके सीने में दबी हुई थी। उसने अपना सिर उठाया और दूर आकाश में काले कपड़े पहने एक युवा व्यक्ति का अध्ययन किया। उसके बूढ़े चेहरे पर मुस्कान उभर आई। म्यू कबीले के मुखिया म्यू चेंग ने भी धीरे धीरे आकाश से अपनी नजर हटा ली और म्यू कबीले के सभी मुख्य सदस्यों की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। वह गर्व से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। आप सभी की मूषक जैसी अदूरदर्शी आंखें हैं। उस समय जब मैंने चुपचाप जियोयान की मदद करने के लिए कहा था तो आप सभी को बहुत सारे बहाने मिल गए थे। क्या अब आपके चेहरे पर थप्पड़ मारना अच्छा लगता है? हाँ। जब म्यू कबीले के सभी सदस्यों ने गर्व से हंसते हुए म्यू चेन को देखा तो वे केवल कड़वाहट से मुस्कुरा सके और अपना सिर हिला सके। वे सभी असहाय होकर अपने हृदय में विलाप करने लगे। अन्य कुछ क्षेत्रों में विभिन्न हंसी मजाक की तुलना में नालन कबीले का माहौल असाधारण रूप से कठोर और निराशाजनक दिखाई दिया। यह निराशाजनक माहौल जियोयान की उस धीमी हंसी के बाद पूरी तरह से अकड़ चुके नालन जी के शरीर से निकल रहा था। नालन सू ने भी नालन जी की ओर देखते हुए बुरी तरह आह भरी, जिसका चेहरा इतना कठोर था कि वह सूखी लाश की तरह लग रहा था। आकाश का वह विशेषज्ञ जो जियामा साम्राज्य की पूरी स्थिति को पलट सकता था, उस समय लगभग उनका दामाद बन गया था। पिताजी, नालन सू अंततः एक क्षण बाद फुसफुसाहट से खुद को रोक नहीं सके। ओह! नालन जी के मुंह से धीरे धीरे एक आह निकली जो घनी कड़वाहट से भरी थी। उन्होंने उदास भाव से अपना हाथ लहराया और कहा, हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि जियोयान इस समय भी हम पर ध्यान देगा या नहीं, हमें अपने कबीले की खातिर उससे संपर्क बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। पिताजी, यह सब यानरान के स्वार्थी युवा चरित्र के कारण है। अन्यथा जब नालन सू ने नालन जी के निराश भाव को देखा तो वह कहने से खुद को रोक नहीं सका, हम सारा दोष उस पर नहीं डाल सकते। उस समय जियोयान ने जहर निकालने में मेरी मदद की थी, लेकिन जब मिस्टी क्लाउड संप्रदाय ने उसका पीछा किया तो हमने उसकी मदद नहीं की, क्योंकि हम उससे डरते थे। यह संभावना है कि जियोयान अपने चरित्र को देखते हुए इस मामले को नहीं भूलेगा, इसलिए इन मामलों के लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। नलन जी उदास होकर मुस्कुराए और खुद का मजाक उड़ाया। यह वास्तव में अप्रत्याशित है कि मेरे बुढ़ापे में मेरी आंखें इतनी अंधी हो जाएंगी और मेरा दिल इतना भ्रमित हो जाएगा। नलन सू चुप था। वह समझ सकता था कि इस समय नालन जी के दिल में कितना पछतावा था। हालांकि पछतावे की कोई दवा नहीं थी जिसे वे इस दुनिया में खरीद सके।
वह काले वस्त्रधारी युवक जो आसमान में भारी रूलर उठाए हुए था धीरे धीरे घुमा। वह थोड़ा मुस्कुराया और धीरे से झुका। ओल्ड हाई, इन कुछ वर्षों में जियो कबीले की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। जियो यान। हाई बोडोन बुदबुदाया। एक क्षण बाद अंततः वह ठीक हो गया और उसने कुछ परिचित युवा चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक बेतहाशा खुशी उभर आई। अरे लड़के, तुम आखिरकार वापस आ गए। जियो यान भी मुस्कुराया जब उसने ओल्ड हाई का बेहद उत्साहित चेहरा देखा। हालांकि उसके पास विवरण में जाने का समय नहीं था जब अविश्वास से भरी एक पुकार प्रसारित हुई। जियो यान, यह कैसे हो सकता है? आप वास्तव में अभी भी जीवित हैं। जियो यान ने अपना सिर घुमाने से पहले हाई बोडोन की ओर मुस्कुराया और युनडू और कुछ ही दूरी पर मौजूद अन्य 3 लोगों के अविश्वास के चेहरों को देखा। वह धीरे से हंसा। मैं इतनी आसानी से कैसे मर सकता हूं जबकि मैंने अभी तक बूढ़े कुत्ते युनशान को अपने हाथों से नहीं मारा है। उस समय मैंने कहा था कि मैं, जियो यान, एक बार फिर वापस आऊंगा। युनडू की अभिव्यक्ति तेजी से बदल गई। जियो यान की अचानक उपस्थिति ने उनकी प्रारंभिक योजना को पूरी तरह से तोड़ दिया था। हालांकि यह सौभाग्य की बात थी कि यह व्यक्ति बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस समय था। वहां केवल वही अकेला था। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के विशाल गुट को देखते हुए इस व्यक्ति को वापस लौटने पर भी कुछ हासिल नहीं होगा। अहंकारी लड़का, यदि हम आपसे निपटना चाहते हैं तो संप्रदाय नेता को कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने किसी भी ऐसे व्यक्ति से निपटने के लिए पहले से ही सावधानी बरती है जो आंख मूंद कर परेशानी पैदा करने आता है। युडू ने अपना सिर उठाया और अचानक ठंडी हंसी निकाली। उसने तुरंत और तेजी से अपने स्टोरेज रिंग से एक सिग्नल कंटेनर निकाला और बड़ी ताकत से उसे खींच लिया। एक भव्य आतिशबाजी अचानक भड़क उठी और दूर आकाश में फैल गई। आतिशबाजी में विस्फोट होने के कुछ देर बाद ही राजधानी के बाहर से अचानक कुछ कड़ी सीटियां बजने लगीं। तुरंत प्रकाश की 5 किरणें तेजी से आकाश से गुजरी और एक क्षण बाद आकाश में दिखाई दी। कोई 5 चमकीले डू पंथ देख सकता था। ये 5 लोग वास्तव में डू वांग वर्ग के सभी विशेषज्ञ थे। ऐसा लग रहा था कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय ने प्राइमर कबीले को बिना किसी बाधा के खत्म करने के लिए वास्तव में एक महान प्रयास किया था। 7 डवांग, 2 डहुआंग। इस तरह की भयावह लाइनअप ने एक बार फिर पूरे शहर में ठंडी हवा के झोंके की आवाज पैदा कर दी। यह मिस्टी क्लाउड सेक्ट गुट वास्तव में बेहद भयावह था। ऐसा प्रतीत होता है कि आज जियो यान जैसे मजबूत व्यक्ति की वापसी के बाद भी किसी को भी अधिक लाभ प्राप्त करने में कठिनाई होगी। क्या आप फिर से बड़ी संख्याओं पर भरोसा करने जा रहे हैं? जब जियो यान ने आकाश में लटकी हुई 9 मानव आकृतियों को देखा तो वह भी चौंक गया। हालांकि वह तुरंत कुछ दिलचस्पी के साथ हंसे। जियो यान, सावधान रहें, आप लापरवाह नहीं हो सकते। हाई बोडोन तेजी से जियो यान के पास पहुंचा और गंभीर भाव से बोला। जियो यान मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने तुरंत अपनी नजर उठाए और विपरीत दिशा में युनडू की ओर देखा। अचानक वह हंसा। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अब भी वही नुकसान झेलना पड़ेगा जो मैंने बिना किसी तैयारी के झेला था? यह कहने के बाद जियो यान ने अचानक धीरे से ताली बजाई। वह ताली आकाश में गरजने वाली गड़गड़ाहट के समान थी। युनडू और अन्य लोग जियो यान की हरकतें देखकर दंग रह गए। एक पल बाद जियो यान की पीठ से अचानक तेज हवा की आवाज आई। तेज हवा की आवाज आते ही पूरे शहर की निगाहें तुरंत दूसरी ओर चली गईं। आखिरकार राजधानी के बाहर आसमान की ओर देखते हुए कई लोगों की निगाहें धुंधली हो गईं। 10 से अधिक मानव आकृतियां तेजी से उस दिशा से आ रही थीं। इन लोगों की पीठ पर दुखी हुई पंख इतने चमकीले थे कि वे बेहद चमकदार दिखाई देते थे। इसके बाद आइए हम आपको आपकी अपनी दवा का स्वाद चखाएं। जब जियो यान की चिढ़ाने वाली हंसी की आवाज आई तो युनडू और अन्य लोगों की अभिव्यक्तियां तुरंत फीकी पड़ गईं। और यहाँ पे यह पार्ट खत्म होता है। बाय बाय गाइस। यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको नया पार्ट जल्द से जल्द पहले मिले।